तो जिंदगी चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, वो थोड़ी अधूरी सी लगती है। ये लाइन मैंने स्रोत सामग्री में पढ़ी और सच में सोचने लगा इस पर। हाँ, ये बात तो बहुत गहरी है। मतलब बिना किसी मकसद के दिन गुजारना वो वाकई एक खालीपन सा ले आता है। और शायद इसी खालीपन को भरने के लिए जापान की संस्कृति में एक बहुत ही खूबसूरत शब्द है इकिगाई। आपने सुना होगा इकिगाई? हाँ बिल्कुल, इकिगाई। इसका मतलब मोटा मोटा समझे तो जीने की वजह। बिल्कुल। और इकिगाई सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये जीने का एक पूरा फलसफा है, एक दर्शन है। ये हमें समझने में मदद करता है कि एक लंबा, संतुष्ट और आप कह सकती हैं मायने रखने वाला जीवन कैसे जिया जाए। मतलब सिर्फ खुश रहना नहीं? नहीं, उससे ज्यादा जीवन में सार्थकता खोजना, पर्पस खोजना। तो आज हम इसी जापानी रहस्य की परतें खोलेंगे। हमारी ये पड़ताल इस बात पर रहेगी कि स्रोत सामग्री के अनुसार ये इकिगाई कैसे लोगों को न सिर्फ लंबा बल्कि वाकई एक खुशहाल और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने में मदद करती है। देखते हैं इस सोच में क्या खास है। हाँ, चलिए देखते हैं कि ये सदियों पुराना ज्ञान आज हमारे जीवन में कैसे काम आ सकता है। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये इकिगाई है क्या चीज? स्रोत इसे 4 अलग-अलग चीजों के संगम की तरह समझाते हैं। पहला है वो काम जो आपको पसंद है, जिसे करने में आपको मजा आता है। अच्छा, यानी आपका पैशन, आपका जुनून। हाँ, फिर दूसरा है वो काम जिसमें आप माहिर हैं, आपका हुनर, आपकी कुशलता। यानी आपका प्रोफेशन या जिसमें आप अच्छे हैं। बिल्कुल। तीसरा है एक ऐसी चीज जिसकी दुनिया को जरूरत है। मतलब क्या आपका काम या आपकी प्रतिभा समाज के लिए, दूसरों के लिए उपयोगी है, कोई जरूरत पूरी करती है। ये हुआ आपका मिशन, एक तरह से समाज के लिए कुछ करना। और चौथा और शायद सबसे प्रैक्टिकल पहलू, वो काम जिससे आप अपनी आजीविका कमा सकते हैं, जिससे आपका गुजारा हो सके। यानी आपका वोकेशन या व्यवसाय। हाँ, अब देखिए दिलचस्प बात यह है कि इकिगाई इन चारों का सिर्फ जोड़ नहीं है, बल्कि इनका इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन। हाँ, वो केंद्र बिंदु जहां ये चारों दायरे मिलते हैं, जो आपको पसंद है, जिसमें आप अच्छे हैं, जिसकी दुनिया को जरूरत है और जिसके लिए आपको पैसे मिल सकते हैं या जिससे आजीविका चलती है। अच्छा, तो ये वो स्वीट स्पॉट है, वो सही जगह जहां ये सब चीजें एक साथ आ जाती हैं, जहां काम सिर्फ काम नहीं रहता बल्कि जिंदगी का एक मतलब वाला हिस्सा बन जाता है। एकदम सही। और स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि इन चारों तत्वों का संतुलन, बैलेंस बहुत जरूरी है। सोचिए, अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपको बहुत पसंद है और आप उसमें माहिर भी हैं, लेकिन दुनिया को उसकी जरूरत नहीं है या उससे कमाई नहीं होती, तो कहीं ना कहीं एक अधूरापन रहेगा। हाँ, वो शायद एक अच्छी हॉबी हो सकती है, पर शायद पूरी इकिगाई नहीं। और वैसे ही अगर कोई सिर्फ पैसे के लिए कुछ कर रहा है, जिसमें ना दिल लग रहा है, ना वो उसे दुनिया के लिए जरूरी समझता है, तो वो काम एक बोझ जैसा लग सकता है ना, भले ही कमाई अच्छी हो। बिल्कुल। इसीलिए इकिगाई सिर्फ नौकरी या शौक ढूंढना नहीं है, ये अपने होने का, अपने अस्तित्व का वो केंद्र ढूंढना है जहां आपकी व्यक्तिगत संतुष्टि और दुनिया से जुड़ाव दोनों मिलते हैं। ये वर्क लाइफ बैलेंस से भी ज्यादा गहरी बात है। ये काम को जीवन का एक सार्थक हिस्सा बनाने के बारे में है। ये सोच तो जो पारंपरिक रिटायरमेंट की धारणा है, उससे बिल्कुल अलग लगती है। हाँ, और यही हमें अगले दिलचस्प पहलू पर लाता है, कभी रिटायर न हो का विचार। अच्छा। हाँ, ये जो पश्चिमी देशों में एक उम्र के बाद काम बिल्कुल छोड़ देने वाली सोच है, उससे एकदम अलग है। स्रोत जापान के ओकिनावा का खास तौर पर जिक्र करते हैं। ओकिनावा? हाँ, ये तो उन ब्लू जोन्स में से एक है ना, जहाँ लोग बहुत लंबा जीते हैं। बिल्कुल, दुनिया के उन चुनिंदा इलाकों में से एक जहाँ लोग असाधारण रूप से लंबा और स्वस्थ जीवन जीते हैं। कई तो 100 साल पार कर जाते हैं। और स्रोत बताते हैं कि वहाँ रिटायरमेंट जैसा कोई फॉर्मल शब्द या कॉन्सेप्ट है ही नहीं पारंपरिक रूप से। सही। इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग बुढ़ापे में भी बहुत भारी मेहनत करते रहते हैं, बल्कि वो अपने पसंदीदा काम या एक्टिविटी से इतने गहरे जुड़े होते हैं कि उम्र बढ़ने पर उन्हें पूरी तरह छोड़ते नहीं। तो फिर वो करते क्या है, मतलब काम नहीं छोड़ते तो? स्रोत बताते हैं कि वो शायद रफ्तार थोड़ी धीमी कर लेते हैं, काम के घंटे कम कर देते हैं, या शायद अपनी भूमिका बदल लेते हैं। जैसे कोई अपने बगीचे में ज्यादा समय बिताने लगता है। अच्छा, हाँ, या कोई युवा पीढ़ी को अपनी कला सिखाने लगता है, या कोई समुदाय के कामों में ज्यादा एक्टिव हो जाता है। पॉइंट ये है कि वो एक्टिव रहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं जो उन्हें पर्पस देता है, एक मकसद देता है। स्रोत में एक बड़ी अच्छी कहावत भी है इसके बारे में। हाँ, वो कहती है, यू डोंट स्टॉप बिकॉज यू ग्रो ओल्ड, यू ग्रो ओल्ड बिकॉज यू स्टॉप। आप इसलिए नहीं रुकते कि आप बूढ़े हो गए हैं, आप बूढ़े इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आप रुक जाते हैं। वाह। हाँ।
सुनने में बहुत सरल है, पर इसके पीछे गहरा विज्ञान है। हाँ, वो कैसे? देखिए, निरंतर सक्रिय रहना, चाहे वो शारीरिक हो जैसे बागवानी करना, चलना फिरना, या फिर मानसिक हो जैसे कुछ नया सीखना या पढ़ना, ये हमारे पूरे स्वास्थ्य के लिए, होलिस्टिक हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। जब लोग अचानक रिटायर होकर बिल्कुल निष्क्रिय हो जाते हैं तो अक्सर देखा गया है कि उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य तेजी से गिरने लगता है। अच्छा। ओकिनावा का मॉडल ये दिखाता है कि जीवन भर किसी न किसी सार्थक गतिविधि से जुड़े रहना उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर सकता है और जीवन की गुणवत्ता बनाए रखता है। ये सिर्फ बिजी रहना नहीं है, ये पर्पसफुली व्यस्त रहना है। तो रिटायरमेंट का मतलब अंत नहीं, बल्कि शायद एक बदलाव है, सक्रियता का रूप बदलना। और ये सक्रियता सिर्फ अकेले की नहीं है, जैसा आपने कहा, ये सामाजिक भी है, कम्युनिटी वाली बात। हाँ, ये ओकिनावा के लंबे और खुशहाल जीवन का एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, उनका मजबूत सामाजिक ताना बाना। स्रोत यहाँ मोआई की एक अनोखी परंपरा का जिक्र करते हैं। मोआई, ये क्या होता है? मोआई मूल रूप से बचपन में बने दोस्तों या पड़ोसियों का एक छोटा अनौपचारिक सा समूह होता है। ये लोग जीवन भर एक दूसरे का सहारा बनते हैं। अच्छा। वो नियमित रूप से मिलते हैं, साथ खाते पीते हैं, बातें करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। ये तो किसी सोशल क्लब जैसा हुआ। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। मोआई सिर्फ मौज मस्ती के लिए नहीं है, ये एक तरह का सामाजिक, भावनात्मक और यहाँ तक कि कभी-कभी आर्थिक सुरक्षा जाल भी है। स्रोत बताते हैं कि सदस्य एक छोटी सी तय रकम नियमित रूप से जमा करते हैं। पैसे भी जमा करते हैं? हाँ, और उसका इस्तेमाल ग्रुप की गतिविधियों के लिए या जरूरत पड़ने पर किसी सदस्य की मदद के लिए किया जा सकता है। अगर कोई बीमार पड़ जाए या किसी को कोई आर्थिक परेशानी हो तो मोआई के सदस्य उसकी मदद के लिए आगे आते हैं। ये एक तरह का लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है। अरे वाह, ये तो कमाल की व्यवस्था है। मतलब आज की दुनिया में जहां लोग अक्सर अकेला महसूस करते हैं शहरों में, वहां ऐसा एक सपोर्ट सिस्टम होना कितना बड़ा सहारा होगा। बहुत बड़ा। और देखिए, वैज्ञानिक रिसर्च भी लगातार ये दिखाती हैं कि मजबूत सामाजिक संबंध और कम्युनिटी की भावना लंबी उम्र, बेहतर मानसिक स्वास्थ्य और स्ट्रेस से निपटने की बेहतर क्षमता से सीधे तौर पर जुड़ी हुई हैं। हाँ, ये तो सुना है। अकेलापन सेहत के लिए उतना ही हानिकारक हो सकता है जितना स्मोकिंग या मोटापा। मोआई इसी अपनेपन, सुरक्षा और एक साझा जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करता है। ये जानते हुए जीना कि मुश्किल में कोई है जो आपका साथ देगा, ये अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है। सच में ये कनेक्शन, ये जुड़ाव बहुत ज़रूरी है अपनों से, समुदाय से। और जुड़ाव का एक और पहलू है जिसके बारे में स्रोत बात करते हैं, वर्तमान क्षण से जुड़ाव, प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस। हाँ, ये भी जापानी दर्शन का एक अहम हिस्सा है। स्रोत इचिगो इचिए की अवधारणा का परिचय देते हैं। इचिगो इचिए, ये क्या मतलब हुआ इसका? इसका शाब्दिक अर्थ है एक अवसर, एक मुलाकात। लेकिन इसका भाव ज्यादा गहरा है। मतलब हर पल, हर अनुभव, हर मुलाकात अपने आप में अनोखी है और ठीक वैसी ही दोबारा कभी नहीं होगी। इसलिए हमें हर क्षण को पूरी तरह से जीना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। ये तो बहुत पोएटिक विचार है। रोजमर्रा की जिंदगी में इसे कैसे उतारें? स्रोत इसे माइंडफुलनेस या सचेतनता से जोड़ते हैं। इसका मतलब है अपने आसपास की छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना और उनकी सराहना करना। जैसे सुबह की पहली धूप की गर्माहट महसूस करना, ताज़ी बनी कॉफी की महक लेना, बारिश की आवाज़ सुनना, किसी दोस्त के साथ बातचीत में पूरी तरह मौजूद रहना बिना फ़ोन चेक किए। ये अतीत के पछतावों या भविष्य की चिंताओं में खोए रहने के बजाय वर्तमान क्षण की सच्चाई को स्वीकार करने और उसका आनंद लेने के बारे में है। तो ये हमें हर पल को एक कीमती तोहफे की तरह देखने के लिए कहता है। बिल्कुल। जब हम इस तरह जीना सीखते हैं तो रोजमर्रा के साधारण पल भी असाधारण लगने लगते हैं। इससे तनाव कम होता है क्योंकि हमारा ध्यान उन चीजों पर जाता है जो हमारे नियंत्रण में है, यानी वर्तमान क्षण। ये जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाता है क्योंकि हम सच में जी रहे होते हैं, न कि सिर्फ समय गुजार रहे होते हैं। और ये सजगता, ये अवेयरनेस सिर्फ मानसिक स्तर पर नहीं, उनके खानपान में भी झलकती है ना? हाँ, बिल्कुल। ओकिनावा के लोगों की खाने पीने की आदतें भी उनके लंबे जीवन का एक अहम राज मानी जाती हैं। स्रोत यहाँ हाराहाची-बू नियम का जिक्र करते हैं। हाराहाची-बू, ये सुनने में बड़ा दिलचस्प लग रहा है। ये कन्फ्यूशियस की एक पुरानी शिक्षा है जिसे ओकिनावा के लोग सदियों से अपनाते आ रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है पेट को केवल 80% भरने तक ही खाओ।
80%। इसका मतलब थोड़ा भूखा रहना? नहीं, भूखा रहना नहीं, ये ज्यादा खाने से बचने का एक तरीका है। ये अपने शरीर के संकेतों को सुनने और पेट भर गया वाली फीलिंग आने से ठीक पहले रुक जाने की कला है। अच्छा। हम अक्सर तब तक खाते हैं जब तक पेट बिल्कुल भर ना जाए या प्लेट खाली ना हो जाए। हाराहाची-बू संयम और सचेतन होकर मतलब माइंडफुली खाने का अभ्यास है। क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी है, मतलब कम खाने का? हाँ बिल्कुल, आधुनिक विज्ञान भी इसे मानता है। कैलोरी को थोड़ा सीमित करना, मतलब जरूरत से ज्यादा ना खाना, जब वो पौष्टिक आहार के साथ किया जाए तो उम्र बढ़ाने और उम्र से जुड़ी बीमारियों जैसे दिल की बीमारियां, डायबिटीज वगैरह के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। हाराहाची-बू अनजाने में इसी सिद्धांत का पालन करता है। ये पाचन तंत्र पर बोझ कम करता है, वजन को कंट्रोल में रखने में मदद करता है। लेकिन ये सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में नहीं है, ये एक तरह से आत्मनियंत्रण और अपने शरीर की जरूरतों के प्रति जागरूक होने का भी प्रतीक है। तो ये सिर्फ क्या खाएं ये जरूरी नहीं, बल्कि कितना और कैसे खाएं ये भी मायने रखता है। और ये सचेतनता खाने तक ही सीमित नहीं है, जैसा आपने पहले कहा, सीखने में भी दिखती है। बिल्कुल। ओकिनावा के जो शतायु लोग हैं, मतलब 100 साल पार वाले, उनको देखकर एक बात साफ होती है, वो सीखना कभी बंद नहीं करते। उम्र उनके लिए सीखने में कोई रुकावट नहीं है। स्रोत इस बारे में क्या बताते हैं? मतलब वो क्या सीखते रहते हैं इतनी उम्र में? कुछ भी। कोई अपने बगीचे में नई सब्जियां उगाने का प्रयोग कर रहा होता है, कोई पारंपरिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख रहा होता है, कोई बुनाई या मिट्टी के बर्तन बनाने जैसी कोई हाथ की कला में महारत हासिल कर रहा होता है। अच्छा, जरूरी है। जैसे शरीर की? बेहद जरूरी। जैसे शरीर को फिट रखने के लिए व्यायाम जरूरी है, वैसे ही दिमाग को तेज और स्वस्थ रखने के लिए उसे चुनौती देना, उसे इस्तेमाल करते रहना जरूरी है। निरंतर सीखते रहने से नए न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं, याददाश्त बेहतर होती है और डिमेंशिया जैसी बीमारियों का खतरा कम होता है। ये दिमाग को जवान बनाए रखने का एक तरीका है। और सीखने के साथ साथ स्रोत एक और स्थिति का जिक्र करते हैं, फ्लो, प्रवाह की स्थिति। हाँ, ये इकिगाई और संतुष्टि के अनुभव से बहुत गहरा जुड़ा है। फ्लो वो मानसिक अवस्था है जब आप किसी काम या गतिविधि में इतने मग्न हो जाते हैं, इतने डूब जाते हैं कि आपको समय का, अपने आसपास की दुनिया का, यहाँ तक कि अपनी भूख प्यास का भी एहसास नहीं रहता। मतलब बिल्कुल खो जाना उस काम में। हाँ, आप पूरी तरह उस पल में, उस काम में डूब जाते हैं। ये कब होता है? क्या ये किसी खास तरह के काम में ही होता है? ये किसी भी ऐसी एक्टिविटी में हो सकता है जो आपको पसंद हो और जो आपकी क्षमताओं के लिए एक अच्छी चुनौती पेश करती हो। न इतनी आसान कि आप बोर हो जाएं, न इतनी मुश्किल कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाएं। अच्छा। ये किसी कलाकार को पेंटिंग करते हुए, किसी संगीतकार को रियाज करते हुए, किसी सर्जन को ऑपरेशन करते हुए, किसी माली को बगीचे में काम करते हुए या किसी प्रोग्रामर को कोडिंग करते हुए भी महसूस हो सकता है। स्रोत बताते हैं कि ओकिनावा के लोग अक्सर अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों जैसे खेती, हाथ की कला या सामुदायिक कामों में ये फ्लो अनुभव करते हैं। और स्रोत कहते हैं कि यही असली खुशी का स्रोत है, ये फ्लो स्टेट। हाँ, मनोवैज्ञानिक मिहाई चिक्सेंटमिहाई, जिन्होंने फ्लो का कॉन्सेप्ट दिया, वो मानते हैं कि ये अवस्था हमारे सबसे ज्यादा संतोषजनक और आनंददायक अनुभवों में से है। जब हम फ्लो में होते हैं तो हम अपनी चिंताओं और डाउट्स को भूल जाते हैं। हमें गहरी एकाग्रता, कंट्रोल की भावना और उस एक्टिविटी से एक अंदरूनी संतुष्टि मिलती है। ये बाहरी इनाम के लिए काम करने से अलग है। बिल्कुल, ये उस काम को करने के आनंद के लिए है। इकिगाई खोजने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ऐसी गतिविधियां ढूंढना है जो आपको नियमित रूप से फ्लो की स्थिति में ले जाएं। तो हमने इकिगाई के कई अहम पहलुओं को समझा। अपना मकसद ढूंढना, वो 4 दायरे, कभी ना रुकना, एक्टिव रहना, समुदाय से गहरा जुड़ाव, मोआई, हर पल को जीना, इचिगो इचिए, संयम से खाना, हाराहाची-बू, और हमेशा सीखते रहना और फ्लो में रहना। अगर इन सब को एक साथ देखें तो निचोड़ क्या निकलता है? मतलब क्या है सार? सार ये है कि एक लंबा, खुशहाल और सार्थक जीवन जीने का राज किसी एक जादुई चीज में नहीं है, बल्कि हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों में, हमारे रिश्तों में, हमारे नजरिए में और एक उद्देश्य की भावना के पूरे ताने बाने में बुना हुआ है। इकिगाई कोई डेस्टिनेशन नहीं है,
ये एक लगातार चलने वाली यात्रा है, अपने जीवन को अर्थ देने का एक तरीका है। बिल्कुल। और शायद सबसे बड़ी बात यह है कि इकिगाई हमें सिखाती है कि जीवन का मकसद जरूरी नहीं कि कोई बहुत बड़ी दुनिया बदलने वाली चीज ही हो। हाँ, ये अक्सर साधारण चीजों में पाया जा सकता है। अपने काम में गर्व महसूस करना, अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना, प्रकृति की सुंदरता की सराहना करना, या बस हर सुबह जागने के लिए एक वजह होना। और ये वजह हर किसी के लिए अलग हो सकती है। अपनी इकिगाई खोजना एक बहुत ही पर्सनल खोज है। इसके लिए खुद से सवाल पूछने की जरूरत है। मुझे क्या करना पसंद है, मैं किसमें अच्छा या अच्छी हूँ, दुनिया को मुझसे क्या चाहिए और मैं कैसे योगदान दे सकता या सकती हूँ। तो शायद सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात यही है, उनकी सुबह उठने की वजह क्या है? क्योंकि जैसा स्रोत में कहा गया है, जब वो वजह मिल जाती है तो जिंदगी वाकई खूबसूरत लगने लगती है। हाँ, ये एक अच्छा शुरुआती बिंदु हो सकता है अपनी इकिगाई की तलाश शुरू करने का। और जाते जाते ओकिनावा के लोगों की वो बात फिर याद दिलाना चाहूंगा, ओनली स्टेइंग एक्टिव विल मेक यू वांट टू लिव 100 years। केवल सक्रिय रहना ही आपको 100 साल जीने की इच्छा देगा। सक्रियता तन की, मन की और समाज में, शायद यही है कुंजी। तो ये थी हमारी आज की चर्चा इकिगाई के सिद्धांतों पर। उम्मीद है ये विचार सुनने वालों को कुछ सोचने पर मजबूर करेंगे, प्रेरणा देंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों और जानने वालों के साथ जरूर शेयर करें। हाँ, दूसरों तक भी ये बात पहुंचे। और हाँ, स्रोत के मुताबिक अगर आप इस तरह की और भी किताबों के मुख्य विचारों को जानना चाहते हैं तो बुक बैंटर जैसे प्लेटफॉर्म्स पर आपको ऐसी कई समरीज मिल सकती हैं, तो जरूर देखें। बिल्कुल। अपनी इकिगाई की तलाश जारी रखें। अगली बार मिलते हैं।